नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे कार्यालय पत्र। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। कार्यालय पत्रों में अपनों ने क्या क्या देखा था। देखिए, कार्यालय के जो पत्र हैं उनमें अपनों ने सामान्यतः पत्र का प्रारूप देख लिया था, पत्र से संबंधित बेसिक बातें जितनी भी थी उन सभी को देख लिया था। अब अपन देखने जा रहे हैं कि भाई कार्यालय के जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि सामान्यतः 15 से 17 तक के पत्र अपने यहाँ प्रचलन में है। तो अपन सभी पत्रों को एक बार देखेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके आसानी से देखेंगे। और पत्रों का जो मुख्य प्रारूप है वो तो अपन देख ही चुके हैं। अब यूं होगा कि थोड़ा बहुत अंतर किसी में मिल जाएगा, किसी में कुछ चीजें जोड़नी होगी, किसी में हटानी होगी, तो वो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अपने मूल प्रारूप को ध्यान में रखिए जो अपनों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया है, तो उसको ध्यान में रखिए, उसके आधार पर अपन आगे चलेंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाई अपन अपनी इस क्लास में कितने प्रकार के और कौन कौन से पत्रों को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लगभग 17 प्रकार के पत्र प्रचलन में हैं। तो अपन सभी प्रकार के प्रारूपों को एक एक बार देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो, उनमें यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले आता है शासनादेश, यानी शासन का आदेश। ये पत्र का एक प्रारूप होता है। दूसरा, कार्यालय आदेश, कार्यालयादेश भी कह सकते हैं, कार्यालय आदेश नामक पत्र भी हो सकता है। 3 नंबर पर यदि अपन देखें तो देखिए, परिपत्र महत्वपूर्ण पत्र है, और इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से ही पूछे जाते हैं। चौथा, अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र, किसी को पहले पत्र भेज चुके हो, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र भी भेज दो। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय भी कह सकते हो इनको, अर्ध सरकारी भी कह सकते हो। देखिए आगे यदि अपन बात करें तो अधिसूचना, ये भी एक पत्र का प्रारूप है, प्रकार है। उसके बाद एक कार्यालय ज्ञापन, ये भी पत्र का प्रकार है। ज्ञापन भी पत्र का प्रकार रहता है। ये हो गए अपने 8 प्रकार के पत्र हो गए जिनका अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ। देखिए अपन कौन कौन से पत्र पढ़ेंगे इसकी पूरी जानकारी अपन यहीं पर ले लेते हैं, ताकि अपने को पता तो चले भी किस रास्ते पर जा रहे हैं। रास्ते का पता होगा तभी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो उसके बाद यदि अपन आगे के पत्र की बात करें तो देखिए, अशासनिक पत्र, अशासनिक पत्र। अगला जो प्रकार है वो है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रारूप की बात करें तो संकल्प का प्रस्ताव। सामान्यतः अपन 25 जनवरी को एक संकल्प करते हैं ना मतदान का, वर्तमान में पिछले साल से ये लागू हुआ है, तो वो चीज भी इसमें आती है। उसके बाद स्वीकृति या
मंजूरी पत्र, हमने कोई डिमांड की, उसको मंजूरी मिल गई, तो उसके लिए भी पत्र होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो प्रेस विज्ञप्ति पत्र का एक प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति भी पत्र का एक प्रकार है। प्रेस विज्ञप्ति अपन जानते ही हैं कि सामान्यतः पत्रिकाओं में जो छपवाया जाता है उसी को अपन कहते हैं। उसके बाद सूचना, ये भी एक पत्र का प्रकार होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो पावती, ये भी पत्र का प्रकार है। तार, तार नाम से कुछ याद आया होगा, पहले तार ही भेजे जाते थे। और उसके बाद आता है मितव्यय पत्र। मितव्यय पत्र, ये है कुल पत्रों के प्रकार जिनका अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो परिपत्र है, अधिसूचना है, अनुस्मारक पत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र माने जाते हैं। हाँ, तार के संबंध में भी वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये अपने महत्वपूर्ण पत्र हैं जिनका अध्ययन अपन करने वाले हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे एक एक पत्र के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे शासनादेश की। तो जो शासनादेश पत्र है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है और कब भेजा जाता है। देखिए, सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है और वो चाहती है कि उस निर्णय को पूरे देश भर में लागू किया जाए, या फिर राज्य सरकार ने निर्णय किया है तो वो चाहती है कि उसके पूरे राज्य में वह लागू किया जाए। तो वो क्या करती है कि वो एक पत्र जारी करती है और उस पत्र के माध्यम से अपने अधीनस्थ सभी विभागों को वो सूचना संप्रेषित करती है। तो वहां पर जो पत्र भेजा जाएगा, वहां पर जो पत्र लिखा जाएगा, उसे ही अपन शासनादेश कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, परिभाषा से शुरू करते हैं। 1 नंबर पर शासनादेश। शासनादेश को पढ़ना अपन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो शासनादेश के संबंध में अपन क्या कहेंगे कि भाई ऐसा पत्र जिनके द्वारा सरकार क्या करेगी, अपने निर्णय, तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को कहाँ भेजने हैं, अधीनस्थ। तो लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। ये लीजिए, ऐसा पत्र जिनके द्वारा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो रोककर भी आप नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आगे क्या कहा जा सकता है, देखिए, अब इन पत्रों को भेजता कौन है, सरकार का सचिव भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर सचिव द्वारा ये प्रक्रिया पूरी की जाती है या भेजने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या देख सकते हैं, अपन देखेंगे कि शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव, शासनादेश प्राय सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजे जाते
है। ठीक है, भेजेगा कौन, इसको कंडक्ट कौन करेगा, सचिव करेगा। ठीक है, उसके बाद पत्र लेखक जो है, पत्र लेखक यानी जो पत्र को लिख रहा है, वो जो पत्र का प्रारंभ करता है तो वो इस तरीके से प्रारंभ करता है कि मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं, मैं आपको इस प्रकार से सूचित करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जो सूचना देने के तरीके से पत्र का प्रारंभ होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि पत्र लेखक सामान्यतः यह लिखकर पत्र का प्रारंभ करता है कि क्या लिखकर पत्र का प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने या सूचित करने, ये स्वयं क्रेडिट नहीं लेता है, वो यूं कहता है कि भाई मुझे ये लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का आदेश निर्देश हुआ है। तो या अनुरोध करने का आदेश या कुछ भी आ सकता है, निर्देश हुआ है कि, उसके बाद वो अपनी बातें रखेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, शासन के यानी सरकार के आदेश देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो शासनादेश कहलाते हैं। लिखेगा कौन, सचिव लिखेगा। किसको लिखेगा, अधीनस्थ विभागों को। जब अधीनस्थ विभागों को लिखेगा तो पत्र की शुरुआत कैसे करेगा कि भाई मुझे आपको ये सूचना देने का आदेश हुआ है कि, अब आगे जो सूचना देनी है, मुझे आपको यह सूचना देने का आदेश हुआ है कि, आगे वो अपनी सूचना दे देगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, कभी कभी है ना, सिर्फ और सिर्फ आदेश और निर्देश से भी शासनादेश पत्र की शुरुआत हो सकती है। अर्थात अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई कभी कभी आदेश दिया जाता है कि, इस प्रकार से कभी कभी सीधा मतलब वो अपने आप को शामिल नहीं करता कि भाई मुझे आपको ये आदेश देने या सूचना देने का आदेश हुआ है। अपने आप को शामिल नहीं करके वो सीधा यूं लिखता है कि आदेश दिया जाता है कि, और सीधा का सीधा कि आपको ये काम करना है, आगे आप अपनी सूचना लिख देता है। तो कभी कभी आदेश दिया जाता है कि से भी शासनादेश पत्र का प्रारंभ किया जा सकता है। ये लीजिए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही शैली है इसमें, तो वो अपने को शामिल करे या शामिल न करे, दोनों ही शैली इसमें आ सकती है। देखिए, ये जो पत्र है, ये पत्र मैंने आपको कहा था ना
कि मैं आपको प्रारूप, मूल प्रारूप बता देती हूँ। कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, कुछ चीजें जोड़नी पड़ेगी। अपनों ने सामान्यतः किस बात को देखा था कि भाई उत्तम पुरुष शैली को हटाना है, कोशिश करनी है जहां तक संभव हो, जबकि कुछ जगह पे, कुछ पत्रों में इसको शामिल भी किया जाता है। तो इस पत्र में है वो जो भी पत्र लिखा जाएगा वो प्रथम पुरुष में यानी उत्तम पुरुष और एक वचन में ही दिया जाता है, यानी मैं को शामिल किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया है कि आपको ये करना है। तो इस प्रकार से शैली ये होगी। तो ये पत्र प्रथम या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है भी? मैं होता है। उत्तम पुरुष एक वचन शैली में ही लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार सीधे के सीधे काम करवाना चाह रही है, तो अन्य पुरुष शैली का कोई सवाल नहीं उठता। तो इसलिए, और सरकार है वो ऑर्डर ही करती है, आदेश करती है, आदेशित करती है। तो इसलिए उसको ये भी नहीं है कि आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़े, किसी को स्पेशली कुछ संबोधन दिया जाना पड़े। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। इन पत्रों का उपयोग कहाँ होता है? तो सामान्यतः जो नीतिगत होते हैं, जो निर्णयगत होते हैं, उन्हीं में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अपन यहां पर ये चीज भी देख लेते हैं कि भाई सामान्यतः इन पत्रों का उपयोग, इन पत्रों का उपयोग नीतिगत निर्णय, तो नीतिगत निर्णय हो गए, उसके साथ साथ वित्तीय स्वीकृति भी हो सकती है। वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति में कर्मचारियों के वेतन भत्तों से संबंधित बात हो सकती है। तो वेतन भत्तों की स्वीकृति से संबंधित होते हैं पत्र, वो सारे के सारे शासनादेशी होते हैं। यानी आपसे यूं पूछ लिया जाए कि वेतन भत्तों की स्वीकृति देनी है, कौन सा पत्र लिखा जाएगा? इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे कि सरकार के निर्णयों को अधीनस्थ न्यायालयों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? शासनादेश। वेतन भत्तों की सूचना देने के लिए, स्वीकृति की सूचना देने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? तो शासनादेश। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वित्तीय स्वीकृतियों उसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं, सेवा संबंधी नियमों, सेवा से संबंधित जो नियम है, यानी सामान्यतः जैसे शिक्षक हैं तो शिक्षकों की सेवा से संबंधित जो अधिनियम 2009 आया तो उसमें वो घंटे वगैरह सारी चीजें निर्धारित की गई थी। तो उस प्रकार से सेवा से संबंधित यानी शिक्षक कितने समय तक सेवा देंगे, वो सारे के सारे इस प्रकार के यदि नियम हो तो नियमों के संबंध में जो है वो नियमों के संबंध में सरकार के निर्णयों की सूचना और सूचना देने करते हैं, सूचना देने और क्रियान्विति के लिए
किया जाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें होगी। तो सबसे पहली बात तो इन पत्रों का उपयोग कहाँ जाता है, किस कार्य के लिए, यानी सरकार की सूचना तो पहुंचानी है अधीनस्थ न्यायालय को, परंतु वो सूचना भी किस किस से संबंधित होगी। देखिए, नीतिगत निर्णय होंगे, वित्तीय स्वीकृतियां होगी, कर्मचारियों के वेतन भत्ते होंगे या सेवा संबंधी नियम होंगे। इन सभी से संबंधित यदि सूचना देनी है, सरकार को सूचना देनी है अपने अधीनस्थ लोगों को, तो वो सूचना किसके माध्यम से देंगे, शासनादेश के माध्यम से देंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं इसके प्रारूप की। अब अपन बात करेंगे इसका प्रारूप क्या होगा। शासनादेश की मूल बात सारी आ गई, सचिव के हाथ में होता है और सचिव किस प्रकार से पत्र की शुरुआत करता है वो चीज भी देख ली, और किस किस के संबंध में शासनादेश दिया जाता है ये चीज भी अपनों ने देख ली। अब अपन बात करते हैं प्रारूप। इसका प्रारूप क्या होगा, तो सबसे ऊपर तो क्रम संख्या दी जाएगी, सबसे ऊपर क्रम संख्या दी जाती है। तो सबसे पहले तो क्रम संख्या यानी पत्र का अपना एक क्रमांक होता है, तो वो क्रम संख्या सबसे ऊपर दी जाएगी। उसके बाद इसके बाद नाम होगा, जैसे अपन कार्यालय वगैरह का देख रहे थे। तो इसके बाद सरकार या मंत्रालय या विभाग का उल्लेख किया जाएगा। थोड़ा बहुत अपना मूल प्रारूप याद आ रहा है, सेम वही चीज चल रही है, वही सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद कार्यालय का नाम, वही सारी चीज अभी तक बिल्कुल सेम चल रही है। शासनादेश में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद मंत्रालय, कार्यालय या विभाग या सरकार जो भी है उसका अपने को देना है। उसके बाद अपन क्या देंगे, स्थान और दिनांक। तो तत्पश्चात स्थान एवं दिनांक दी जाती है, और ये जो पूरा का पूरा विवरण है वो पत्र में दाईं ओर ही दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उपरोक्त विवरण पत्र में दाईं ओर ही दिया जाएगा। बताइए कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है, ये चीज यानी सेम चल रही है अभी तक। उसके बाद देखिए बाईं ओर पे आ जाओ। बाईं ओर क्या देना है, भेजने वाले का नाम, पता, पदनाम। अब बाईं ओर का मतलब अपनों ने देखा था बाईं ओर प्रेषक आ जाता है या बीच में आ जाता है, तो वो की वो चीज आ रही है, भेजने वाला या प्रेषक ही तो होता है। तो उसके बाद लिखते हैं और तो बाईं ओर भेजने वाले का नाम, पता, पदनाम लिखा जाता है। और इसमें ये बात ये रहेगी कि भाई सरकार जब आदेश दे रही है तो कभी कभार नाम पता वगैरह नहीं भी लिखा जाता। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ। हो गया, यानी प्रेषक तक अपन बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब आ जाते हैं
प्रेषक में भी मैं आपको यहाँ पर नोट लगाकर लिखवा देती हूँ, आप लिख भी लेना। प्रेषक का विवरण कभी कभी नहीं भी दिया जाता। ठीक है, प्रेषक का विवरण कभी कभी नहीं दिया जाता। प्रेषित का आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार का आदेश है, लगभग सभी को भेजना होता है। तो यहां पर अपन ये भी लिखेंगे कि देखिए, प्राप्तकर्ता का नाम, पता या संबोधन नहीं दिया जाता। तो प्राप्तकर्ता का कुछ भी नहीं देना, क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश है। और इसके साथ साथ अपन यूं कहें कि देखिए, संबंधित विभाग जो है, अंत में मूल विषय लिखा और उसके बाद अंत में क्या होता है कि जो विभाग, जिन जिन विभागों को पत्र भेजना है, उन संबंधित विभागों के लिए प्रतिलिपि लिख दी जाती है। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, यहां पर अपन यूं कहेंगे कि संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है। ये यहां पर मुख्य बात हो जाती है। सबसे पहले क्रमांक, कार्यालय का नाम, दिनांक, फिर प्रेषक का नाम कभी कभी दे दिया जाता है, कभी नहीं भी दिया जाए, चलता है। प्रेषित का नाम संबोधन आएगा नहीं। और उसके बाद जो मूल विषय वो लिखकर विभिन्न विभागों को, जिन जिन विभागों को सूचना देनी है, उन विभागों को प्रतिलिपियां भेज दी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक चीज और रह जाती है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। अंत में क्या होता है भाई? अंत में अब ठीक है, सबसे पहले मूल विषय विवरण के बाद अंत में हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, वह नाम लिख दिए जाते हैं। ये होता है विशासनादेश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके संपूर्ण प्रारूप की, कुछ बातों की। देखिए, प्रारूप में यहां पर सबसे पहले यहां से दाईं ओर से शुरुआत करनी है। ठीक है, दाईं ओर से आप शुरुआत करोगे तो क्या होगा? क्रम संख्या होगी, क्रम संख्या के बाद कार्यालय का विवरण होगा। ठीक है, कार्यालय का विवरण हो जाएगा और कार्यालय के विवरण के साथ साथ दिनांक अंकित होगी। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर में प्रेषक दे दो, अच्छी बात है, नहीं दो तो कोई बात नहीं है। प्रेषित यहां पर आएगा नहीं, तो फिर क्या आ जाएगी? मूल विषय वस्तु आ जाएगी, यानी यहां पर मूल विषय आ गया। जैसे ही मूल विषय आया, बाईं ओर आ जाओ। बाईं ओर आप क्या कर दो? हस्ताक्षर कर दो, और हस्ताक्षर के साथ कोष्टक में नाम देना ही देना है, तो वो चीज हो जाएगी। ये चीज तो कॉमन होगी। अब हस्ताक्षर के नीचे क्या देना है? देखिए, ये एक सरकारी सूचना है और अनेक विभागों को प्रेषित करनी है। तो यहां पर आप अंत में क्या लिखेंगे? अंत में बाईं ओर लिखेंगे प्रतिलिपि
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित की जाती है। ठीक है, ये लिखा कि प्रतिलिपि यानी इस प्रारूप की प्रतिलिपि सूचनार्थ सूचना देने के लिए और आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए निम्नांकित को यानी निम्न लोगों को भेजनी है। ये लिख के और फिर क्रम लगा दो, कितने विभागों को भेजनी है, उन विभागों का परिचय यहाँ पर लिख दो, तो उसकी प्रतिलिपियां हैं वो वहां से चली जाएगी। ठीक है, तो ये था शासनादेश पत्र का प्रारूप और शासनादेश पत्र से संबंधित सभी की सभी महत्वपूर्ण बातें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रारूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।